क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम लिख लेना एक बार। इंग्लिश में ही बात करते हैं। हाँ। क्या नाम है बहन का, आप बता सकते हैं? नहीं हमारा तो गैरेज है। आप तो बहुत, आपकी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है बहन, है बहन? अजीत पटेल, आज तक ब्यूरो, हम जाके नहीं आगो, असली कैमरा लेने आओ, आगो जा, आउट, I don't live, नहीं, कुने, मोहन कुंडारिया, आने के आगो ने, अली वाला on only for, ओके, व्हाट्स योर नेम? no sorry, don't need to be a student, यू आर माई सिस्टर। anything student, I live alone only for, you go, ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। गरीब बना था, आगो जागो, क्या नाम है आपका? मैं आपका छोटा भाई हूँ, बता दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा आपको। तार पापा ही इनके, हैं? संगनाली गाली बाजू ले जाने, अंधारू पकड़ा मेरी बात सुनो, आप गुजराती છો? ना आगो जा, આગોજા मतलब गुजराती છો, हैं? ક્યાંથી છો તમે બેન? આમ મારી વાત સાંભળો, આમ જો તમને સારી જગ્યાએ મારી વાત आगो रे कि नहीं, આગો જ રહું છું, પણ મારી વાત સાંભળો તમે, આમ લિસન, આમ જો अनुवा, don't touch your student time, ઓકે ઓકે, ડોન્ટ વરી। anything सुने आउट, શું નામ છે તમારું? સગીલ, સગીલ જો આગાડ્યો, મહિલા પોલીસ સ્ટેશન એટલે મંચલ, हैं? रुको, महिला पुलिस स्टेशन में जाते हैं, रुको। હાલો ભાઈ, બેન પૂછે છે શું નામ છે? શું નામ છે? महिला पुलिस स्टेशन को बुलाए महिला? हाँ बोलो, हैं? हाँ बोलो, अभी रुक तो 181 में कॉल करो ना कोई, कौन से 181 में कॉल करो ना। बैठो, आप आराम से बैठो। 181 आपको एड्रेस के एक महिला हैरान था। दोस्तों अभी हम नवसारी में है। ये कौन सा लोकेशन है सर? शानकुआ। और यहाँ पे एक महिला है रेसकोर्स साइड बाजू में, बहन है जो बहुत ही बुरी हालात के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। बहुत ही पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। और महिला पुलिस स्टेशन से हमें फ़ोन कर दिया, अभी महिला पुलिस आ रही है, जिनकी वजह से बहन की कुछ हालत बदलने की हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। बहन कुछ अब मेरे साथ बात नहीं कर रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहन हेलो हेलो, हाँ जी यस બેન। બેન એક અહીંયા એડ્રેસ ઉપર છે ને એક બેન બેગર છે અને હેરાન થાય છે, મહિલા છે, તો મહિલા પોલીસ સ્ટેશનથી મહિલા મોકલો ને પોલીસ કર્મચારીને। ઓકે સર, તમારું નામ? મારું નામ પોપટભાઈ આહિર, ઓકે સર, રેડ ક્રોસ નવસારી બાજુમાં, નવસારીમાં ક્યાં છો સર અત્યારે? રેડ ક્રોસ રોડ ઉપર। બીજા જતા રહેજો ને, બીજા ખાલી ખોટા હેરાન થશે। बेन महिला पुलिस को मैंने बुला लिया है, वो भी आ रहे हैं, हम लोग ठीक है। अभी जो है हमारी गवर्नमेंट महिला सुरक्षा के लिए बहुत ही सपोर्ट करती है। अभी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया है मैंने, तो अभी आ रहे हैं। आप कहीं जाना मत, ठीक है। आप मस्त तैयार हो जाओ, अभी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बात समझ रहे हो मेरी? खाना वाना मेरे जब મને ગાડી આપો, અહીંયા છું, मस्त तैयार थी जाओ। चले दोस्तों, हमारा जो गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर है 181 महिला सुरक्षा के लिए, तो हमने कॉल कर दिया है। और अभी महिला हेल्पलाइन की जो भी कुछ कर्मचारी है वो बहन अभी आ रहे हैं, और बहन के साथ भी वो बातचीत करेंगे। तो कंटिन्यू एपिसोड देखिए दोस्तों, देखते आगे क्या होता है, और आपके साथ भी सब कुछ बातें शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, पूरा देखिए। आपकी हैंड राइटिंग बहुत मस्त है बहन। दोस्तों 181 से हमारे अधिकारी श्री आ चुके हैं बहन के साथ। केम छो? देखो आ गए बहन। क्या हुआ? क्या? आप हमको तो पहचानते हो ना? अरे पण ત્યાં તમને બધા ફ્રેન્ડ મળી જશે ને, તો તમને સારું લાગશે એમ। आप
आपका आई कार्ड दिखाओ बहन, आई कार्ड हाँ, दिखाओ, वो ये ना। देखो। હું તમારી સાથે મહિલા પોલીસ સ્ટેશન બધું કરાવશું આપણે ત્યાં જશું પછી આપણે બધું કરાવશું બરાબર ચાલશે હા ઓલા સાહેબને બોલાવી લાવો એક બે આ સાહેબ ભાઈને નથી આવ્યા તમે એના પર તો એવું કશું નથી. હવે નહીં કરું, હવે FIR નહીં કરશો સોરી કહેતા છે તમને હા એટલે તો બેનને બોલાવે એમ. આપણે જાઓ. અમારી સાથે તો આવશો ને આપ અને આ બધું તમે શું પહેરેલું છે આ ભક્તિ એ પણ આ ખુશી છે કૃષ્ણ ભગવાન એવું છે પણ આ તમે બધું આ થોડુંક તો કાઢી નાખો આ ના ભક્તિ ગાદી ये सब निकाल दो ऐसा बोल रही हूँ मैं आपको ये सब अभी निकाल- वहाँ पे वो बहन निकाल देगी ना, उनकी जो फ्रेंड બે वगैरह। વાર કડી नहीं, 10 રૂપિયા तो आप हमारे साथ चलोगे નહીં पुलिस स्टेशन ભાઈ તમે છોકરો છો છોકરો मैं ऐसा बोल रहे हैं आप पुलिस के साथ चलोगे ना उसके लिए कंप्लेंट पापा, करने के हम पापा हमारी हैं। गाड़ी में लेके चलेंगे ना आपको उसके ऊपर कंप्लेंट करनी है ना आपको मेरी बात सुनो आपको उसके ऊपर कंप्लेंट करनी है ना तो पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा ना आप हमारे साथ चलो है ना चलो ऐसे मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं तो उनकी भाषा में उनके साथ बात करनी पड़ती है। और हमारी महिला सुरक्षा की जो टीम है बहुत ही कार्यरत है पूरे हिंदुस्तान, पूरे गुजरात के अंदर। तो जितने भी लोग देख रहे हैं 181 में कॉल कीजिए। कोई महिला आपके एरिया में कोई परेशान हो रही है, हैरान हो रही है, तो हमारी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है तो उनका फ़ायदा उठाइए। सुनो ये आपके भाई है वो आपको not a sister not action right आई एम No, सॉरी, your brother is there. आई एम सॉरी, I am sorry Okay, I am- विक्रम ठाकुर ना, ओके, ना, वो कुछ नहीं करेंगे आपको आई एम वेरी सॉरी। यार पेरी पाई हाँ, ओके ओके, नो वरी, चलो कम वो कुछ नहीं करेंगे आपको कम कम, चलो। आप हमारे साथ चलो। तो चलिए हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही चलते हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि वो राजस्थान उदयपुर के हैं अच्छा, हाँ और उसकी शादी हुई है 2 साल पहले और उसके 2 बच्चे हैं लड़के हैं 2 अच्छा। हाँ। और क्या नाम बताया था उसने? शिवानी देवी शिवराज सिंह राणावत शिवानी देवी शिवराज सिंह राणा, राणावत। ये उनका नाम वो खुद बता हाँ रहे वो हैं। बोल रही है अच्छा, और अब हाँ वो बोल रही थी कि उसने स्टडी भी ज़्यादा की हुई है पढ़े लिखे बहुत। हाँ पढ़े लिखे बहुत अच्छा, चले दोस्तों कोई बात नहीं। अभी उदयपुर से, राजस्थान से जितने भी लोग देख रहे हैं तो बहन अभी अपनी उनके साथ काउंसलिंग किया तो उनका नाम बता रहे शिवानी देवी। तो कोई भी व्यक्ति उदयपुर से है तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए उदयपुर तक। बहन को अभी ले जा रहे हैं हम मानव मंदिर आश्रम, जहाँ पे उनके हालात को बदल दी जाएगी। तो चलिए बहन, अभी हम बहन के साथ बातचीत करके ट्रांसपोर्ट, और सर को भी 2 लोगों को बुला लीजिए तो ईजी रहेगा। आ जाओ इधर, आ जाओ। अरे पण ऊभा तो રહ્યો, આ બાજુ આવી જાઓ તે। तो दोस्तों फाइनली बहन के साथ बातचीत करके पुलिस स्टेशन में सब कुछ लिखान बिखान करवा दिया है। और 181 हमारी गवर्नमेंट जो हेल्पलाइन है महिला सुरक्षा के लिए, तो उनकी गाड़ी खुद वहाँ आश्रम में रखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बहन की जिस तरह से मानसिक रूप से जो कंडीशन है तो उनको डायरेक्ट महिला पुलिस खुद वहाँ पे उनको रखने के लिए आ रही है। हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती है, बस उनके जो नीति नियम हैं उनके हिसाब से जो जिस तरह से हम काम करते हैं तो गवर्नमेंट के हमारी महिला सुरक्षाओं को साथ में रखते हो। आपके एरिया में भी काफ़ी सारी बहनें हैं जो परेशान हो रही है, काफ़ी सारे बहुत बुरी कंडीशन में ऐसे मिलते हैं, तो प्लीज़ आप 181 में कॉल कीजिए, महिला सुरक्षा में कॉल कीजिए, जिसकी वजह से ऐसी महिलाओं को मदद मिल सके। तो चले कोई बात नहीं, अभी गाड़ी आ रही है तो हमारी गाड़ी और महिला सुरक्षा की गाड़ी साथ में मिलकर हम जा रहे हैं मानव मंदिर आश्रम। वहाँ पे बहन के हालात को बदलेंगे। बहन थोड़े मानसिक रूप से इतने डिसेबल है कि बहुत पढ़े लिखे होने के कारण उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है, आपके साथ और भी बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच, चलिए मेरे साथ। बहन के साथ आ जाओ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मानव मंदिर आश्रम, और बहन की हालात बहुत ही गंभीर है।
क्या है? ये क्या लिखा है? श्रीदेवी हैं? श्रीदेवी। श्रीदेवी। अच्छा, ये हाथ दिखाइए ना, ऊपर कीजिए ना, ये दिखाइए, ऐसे कीजिए। ठीक है। दोस्तों आप नज़दीक आइए और ये बहन की उंगलियों के हालात देखिए। 10 से 10 उंगली में इतने बड़े बड़े कपड़े बंधे हुए हैं कि जिसके हालात। क्या नाम बताया बहन जी आपके? कहाँ के रहने वाली, कहाँ के है बेटा? उदयपुर राजस्थान। अच्छा, वो क्या मुंह में क्यों लगाए? मॉडलिंग निकाल देंगे आप? आर्टिस्ट। आपका ठीक हो जाएगा? ना सॉरी आर्टिस्ट अच्छा, सोनी राव मतलब आर्टिस्ट है वो। आ जाओ आ जाओ। આમ જો મારી વાત સાંભળો, આમ જો બેન મારી વાત સાંભળો, આમ જો આ ઓઠે ને બધું ના વાળા બધા મારી બાજુ બની આવવાનું તમને નવા આપે, પણ આ નવા આપે છે તમને, પછી નવી વસ્તુ પહેરો ને ઓઠ ઉપર જે પહેરવાની આવે. થઈ ગયું છે કાર્ડ આવું થઈ ગયું છે. એટલે દુખ્યું છે આ પડી જશે આ પણ ટ્રીટમેન્ટ ના કરાવવાનું છે. ના યો પડી જશે ને શું થયું છે અહીંયા? અહીં ટચોડા છે કાગળ અખિલ બેટા ઓ દાદા આ કાઢો, आराम से निकलना। કેમ અંદર નાખ્યું હોય છે અમને? નડે તો ચાંદી છે હા હા ચાલે, કાઢો કાઢો. चांदी से એટલે એવું इधर કરશે. रखो, बाद में लेके जाना है हमको। हाँ बाद में हम लेके इधर चांदी रख दो आपका, ये चांदी इधर रख दो. આ ડુપ્લિકેટ છે કરી ની કિંમત શું કરવાનું? આ નાક વાળો અરે નાક તો એમને નીકળે આમ નામ નીકળે હા કાઢો કાઢો, જેટલું નીકળે એટલું કાઢો, લાવો મૂકો આમ. નાક ની નાક બરોડી લાવો મેં પકડું. બસ આપણે ઓલા રિપોર્ટ લઈ ગયા. लीला माता। तो मेरी अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है जो महिला प्रभु जी है और इतनी बुरी हालात के साथ रोड पे रहते थे नवसारी के अंदर। आप देखिए जब उसने अपने शरीर में जब जख्म की वजह से डाला होगा, ये छोटी छोटी चीज़ आप देखिए, जो अभी डॉक्टर साहब की पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। छोटे छोटे ऑर्नामेंट जो रोड पे कचरे की तरफ कहीं पे गिरे होते हो तो वो सब कुछ बहन अपने चेहरे के ऊपर लगा देते थे। બેન છે? અરે બેન છે, ભાઈ કોઈ નથી. તું હાથ લઈ લે ને. अरे बाप रे। अरे चांदी क्यों हो गई तेल? क्या ચાંદી ને પૂરી છે જોજે हाँ बोलो એ તમે આ બાજુ आग- એની બધી ખુશી આપણે કરી. कुछ नहीं होगा बहन, आप टेंशन मत लीजिए। और નીચે બેઠ. ખુરશી મત બેસી જાઓ. पूरे सांकल का मुझे ऐसे गड्ढा रख के रखा है, और चले कोई बात नहीं, शायद इसके अंदर से सोना भी निकल सकता है। હા પડશે આ आप देख सकते हो कि डॉक्टर साहब भी अपनी मेहनत पे लगे हैं, खुद वो भी कंफ्यूज है कहाँ से हम कट करें, और उंगलियों की हालात बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अभी ज़्यादा हम और भी टाइम लेट हम पहुँच से बहन के पास तो उनका शायद 10 से 10 उंगलियों को गंवाना पड़ता, क्योंकि अंदर पूरा गैंग्रीन जैसा पूरा हो चुका है। अब देखिए एक उंगली से तो हमने वो अंदर से सलिया निकाला है, और बहुत ही बुरी हालात के साथ अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे जी रहे थे। अभी यहाँ पे सांकल बांधी हुई है। ये हनुमान जी की 3 गदा है, आप देखिए दोस्तों, ये 1 2 3, अच्छा छोटी गदा यहाँ पे, ये 3 4 5 और भी हो सकती है अंदर। हनुमान जी रक्षा कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की, हम ये मान सकते हैं, बाकी ये हमारे जैसे इंसान ऐसे जिंदा नहीं रह सकता है। ये देखिए सांकल भी बांधी है, हनुमान जी की 5-5 गदा है, ये भगवान की रक्षा कर सकते हैं, और हनुमान जी शायद हर रोज बहन के साथ होंगे। हनुमान जी तो साथ में थे ही बहन के साथ, बट हमारी देवीय शक्ति माता जी का त्रिशूल भी बहन के साथ है, तो रक्षा माता जी कर सकते हैं और हनुमान जी कर सकते हैं, ये सोचने लायक बात है। दोस्तों ये देखिए आप,
લાગી નહીં હો. माटी से माटी આપો પહેલા આ તમે આમ રાખો તો पूछो ये वो इनके पूछो એ આખો આટો જ છે એટલે કે एक व्यक्ति के पीछे दोस्तों आप देखिए कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं. ये एक व्यक्ति के एक प्रभु जी महिला प्रभु जी के पीछे जिसकी मानसिक स्थिति तो खराब है ही पर साथ साथ में जो उनकी शारीरिक स्थिति है वो इतनी बुरी है कि पहली बार हमने जीवन में ऐसे केस को देखा है फेस किया है. आप दूर से देखिए आवागी जैसा को ना भी दियो लो तो भाई ये गदा आप देखिए अभी 4 गदा और निकाल लिए हैं. लीजिए बहन તમારે મિશન સફળ. આ નીકળી ગઈ ये हाथ ले लो मिशन सक्सेसफुल. रोक बस निकल गया बस 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 વધારે હેરાન કરે ये न्याय ने दुखो એટલે આને ખબર નથી પડતી हो नगर आए दुखे ने एम છે. दोस्तों भैंस ने जो सांकल बांधी होती है ना वो सांकल वो बहन ने अपने गले में बांधी है. आप देखिए ये 15 mm है क्या? हाँ 15 mm की सांकल है. 15 है 10 है और एक नहीं है 7-8 सांकल मुला पूरा गला ऐसे लपट के रखा है. ये देखिए ખુલ્લી થઈ છે ને ગાંઠો એટલી બધી છે ને બાજી. આંધ્રા લઈ ગયો તમે આંધ્રા ન રાખી ગરમ હાથ ના ડીજાય ગરમ છેડો પકડી રાખજો દામ દેવાઈ જાય क्या आया છે ક્યાં ગઈ પકડી એ તો ઠરી જાય 2 મિનિટમાં તો પણ वाह आज आपको आज़ादी मिल गई है बहन. अभी कापी पड़से નીચે રાખો ટુવા ये वाला आनो वजन કેટલો ને ગળો ટૂંકો આવે જો તો ખરાનો વજન તો જો ये काट दीजिएगा ना ये पतला में दिया નીચે થી મૂક દો આયમ ડબલ બસ આયમ इसको ये आज़ादी मिल गई है. FIR मेरे ऊपर हुई थी. और कहाँ था लो किशोर भाई રૂકી જાવ સા પી લો આ 5 મિનિટ નો ઉભી રાખી લાવો આ 5 મિનિટ આપણે નો રાખી શકીએ. આ મોડ में पी लो पानी पीવું છે पी लिए पानी पी लो थोड़ा. पानी लाओ पता नहीं पिछले काफ़ी सालों से ऐसी हालात के साथ वो रहते थे और ये साकल के अंदर भी पूरा कांट लग गया था. आप सोचिए कि कितनी बुरी हालात के साथ वहाँ पे रहते होंगे. आज किसी व्यक्ति को बदलाव लाने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए. पिछले 2 घंटे से हम लगातार बहन के पीछे है. सोचिए 5-6 घंटे भी लग जाएंगे पर आने वाला जीवन जो उनका है वो आज़ाद मुक्त हो जाएंगे. उसके जीवन में उसको फ्रेश फील होगा. वो सबसे बड़ी हमारे लिए सेवा है. टाइम निकालिए. टाइम से बड़ा कुछ हो तो टाइम से बड़ा कुछ नहीं होता है. आज पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है. મળે જ નહીં ને લોડલ મળ્યું ઉડવાય ખાતર લાવો ઓલી મોટી ખાતર લાવો बहन वहाँ पे बता रहे थे कि अंदर सोना है. હું ગડવાઈને એમાં તો હોનું મત છે આપ જો લાય લાવો ને તમે પાણી લાવો જો કાતર લાવો આને જે હમણાં તમારા ટુકડા થઈ ગયા हाथ हाथ ले लो आप ले लो. ના ના કાઈ ન છે બેટા કાઈ નહીં છે इतने सारे मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सब कुछ निकल रहा है अपने शरीर से. बहुत ही मतलब शब्द नहीं है किस तरह से रहते होंगे. आप भी लोगों की मदद कीजिए और आगे आइए. हर एक व्यक्ति बदलना जरूर चाहता है बट थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए. हर एक व्यक्ति बदल सकता है. ઓલી બાજુ વાત કર એ
હા શેઠો એકદમ આવ્યો. હાલે આને તમે હાકો આ એકદમ હાલશે જો આમ આ શેઠો આવ્યો હવે કીધી દે તમને આ રવિને કથન જો બાર પહેલા ભરાઈ ગયો એટલે યાર. ઓલું છે એટલે કાંઈ चरण नहीं क्या बारिश में नहाते थे कि ऐसे गर्मी पानी उबर 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 નહીં કાંઈ નહીં ઉભો ઉડે પણ એ ચાકુ એમને કાપી નાખો આ કાતર તો મેળ જ નહોતા હવે. કાતર આમે જ કાંઈ નથી દીધું दोस्तों मैक्सिमम 2 से 2.5 किलो का वजन है, पैरों में बांधा था ये, बहुत ही बुरी हालत है। आप देखिए હજી એક રહી आज बहन को जो आज़ादी मिली है इतने सालों के बाद, बहुत ही बहन नहा लेंगे, मस्त फ्रेश हो जाएंगे और आज रात को जो उनको नींद आने वाली है अनबिलीवेबल। आज शायद हम इसी मोमेंट के लिए काम करते हैं, इसकी वजह से हमें किक मिलती है काम करने की। व्यक्ति इतने सालों की गंदगी के साथ जो सोता था, बाहर लेके जो घूम रहे थे, अभी देखिए डॉक्टर साहब भी ओबीटी को निकाल दिया। आप नज़दीक ले जाइए। ये सब अंगूठियाँ यहाँ से निकली है, ये आप नज़दीक से दिखाइए। સાહેબ તમે એક દી હું સાધન વસાવાય और ये सामान देखिए, कचरा देखिए, आप दूर से दिखाइए कैमरामैन, दूर जाइए थोड़ा, और ये कचरा सब दिखाइए। बहन के शरीर में था और इनका वजन हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 से 15 किलो हो सकता है, और इतना सारा कचरा अपने शरीर में ले जाके पूरे दिन और रात वो नवसारी के अंदर घूमते थे। कोई बात नहीं, पूरा एपिसोड देखने के लिए आप और देखिए आगे। अभी बहन मस्त फ्रेश होके आ जाएंगे और ऐसे सपोर्ट करते रहे। चलिए मेरे साथ, चलो चलो। तो दोस्तों फाइनली हमारे बहन आ चुके हैं, मस्त फ्रेश हो गए, और पहले जैसे उनकी शक्ल बिल्कुल नहीं है क्योंकि बदल चुके हैं नहाने के बाद। चलिए बहन का जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे वो कलेक्ट करवाते हैं और जो भी कुछ लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। बहन इधर बैठ जाओ भी ये आपने टैटू क्यों बनवाया था पूरे बॉडी पे, है बहन? आप उंगलियां दिखाइए मुझे। अरे ड्रेसिंग करवा देता हूँ। ये क्या हो और ये सब क्यों बनवाया, कहाँ बनवाया ये सब? वही छोकरी ये नहीं ना बनवाना चाहिए था। देखिए था छोकरी दोस्तों पूरे बॉडी पे टैटू का बहुत ज़्यादा निशान है। यहाँ पे देख सकते हो श्री, क्या लिखा है बहने? ये श्री देवी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और पूरे हाथों पे यहाँ पे स्नेक का सांप का निशान है, और पैरों में भी टैटू है, यहाँ पे भी टैटू है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरे बॉडी पे टैटू का बहुत ज़्यादा निशान है। बट चले कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान से देख रहा है, प्लीज़ दोस्तों आप जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए इस वीडियो के अंदर, शेयर करिए, क्योंकि बहन अपने घर तक पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। जीवन में प्रेम का ना होना ही मृत्यु होती है। प्रेम का अर्थ होता है शक्ति, और आदमी ने धन को शक्ति समझ लिया है, और धन ने जीवन से प्रेम को छीन लिया है। प्रेम गया तो शक्ति गई, शक्ति के बिना जीवन मृत्यु होता है। शक्ति का अर्थ होता है परिवार की एकता या संयुक्त परिवार। यदि एक परिवार में 20 लोग हैं तो एक व्यक्ति में 20 लोगों की शक्ति समाई होती है, और 20 लोगों के संयुक्त परिवार में प्रेम होगा, और प्रेम में हर व्यक्ति में 20 लोगों की शक्ति होगी। यही जीवन है। धन ने 20 लोगों के परिवार को 20 टुकड़ों में बांट दिया है। जब आदमी 20 टुकड़ों में बट जाता है तब आदमी अकेला हो जाता है, और अकेला अर्थात खाली खाली, अर्थात जो शक्तिहीन है, जो मानसिक रूप से मर ही चुका है। जैसे वाहन का एक पहिया खराब हो जाए तो शेष 3 पहिए भी किसी काम के नहीं होंगे। ठीक ऐसे ही जीवन एक गाड़ी के 4 पहियों के समान है। यदि गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो 3 पहिए भी व्यर्थ हो जाते हैं। संजय सेठी। क्या हो अगर कोई इंसान मान लीजिए शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो, हाँ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल धड़कनें एकदम सामान्य हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी वो इंसान असल में मृत हो? ये सुनने में ही काफी अजीब लगता है ना?
तो आज स्रोतों की इस गहन चर्चा में हम सभी के लिए एक ऐसे दार्शनिक विश्लेषण में गोता लगाने का मौका है जो सीधे तौर पर हमारे जीवन जीने के तरीके पर ही सवाल उठाता है। और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। हमारे पास आज संजय सेठी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी है। मतलब ये छोटी सी है, लेकिन इसके भीतर जो विचार छिपे हैं ना, वे जीवन, मृत्यु, धन और परिवार को लेकर हमारी सदियों पुरानी समझ को पूरी तरह से पलट देते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे आधुनिक दौड़ और ये जो सफलता के स्थापित पैमाने हैं, इन्होंने इंसान को उसकी असली शक्ति से कोसों दूर कर दिया है। देखिए, ये सामग्री आकार में भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दर्पण हमारे सामने रखती है। एक तरह का आईना। हाँ, अक्सर होता क्या है कि इंसान बाहरी दुनिया में सफल होने की उस अंधी दौड़ में इतना व्यस्त रहता है कि ये भूल ही जाता है कि उसके अस्तित्व का असली ईंधन क्या है। सही बात है। और ये चर्चा महज कुछ शब्दों का शाब्दिक अर्थ निकालने के बारे में नहीं है। ये तो उस भ्रम को तोड़ने के बारे में है जिसे आधुनिक समाज ने पूरी तरह सच मान लिया है। तो चलिए बिना देरी किए इस विचार की परतें खोलना शुरू करते हैं। इस टिप्पणी का जो सबसे बुनियादी और मैं कहूँगी सबसे चौंकाने वाला दावा है वो ये है कि शरीर का मरना असली मृत्यु है ही नहीं। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार असली मृत्यु कुछ और ही है। हाँ, बल्कि जीवन में प्रेम का ना होना ही मृत्यु है। मतलब हम इंसानों ने तो हमेशा से बायोलॉजिकल मृत्यु को ही अंतिम सत्य माना है ना। ताल के मॉनिटर पर एक एक सपाट रेखा के रूप में आसानी से देखा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिस मृत्यु की बात हो रही है वो तो कुछ और ही है। मैं इसे और गहराई से समझना चाह रही थी। और यहीं से हमारी पूरी वैचारिक नींव हिल जाती है। देखिए, जब शरीर काम करना बंद करता है तो वो महज एक भौतिक प्रक्रिया का रुकना है। लेकिन जो असली त्रासदी है जिसे लेखक ने यहाँ रेखांकित किया है वो तब घटित होती है जब इंसान की सांसें तो चल रही होती हैं, वो रोजमर्रा के काम भी कर रहा होता है, ऑफिस जा रहा है, पैसे कमा रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसके भीतर से वो भावना गायब हो जाती है जो उसे इंसान बनाती है, यानी प्रेम। एक रोबोट की तरह। हाँ, एक यांत्रिक जीवन। जब कोई व्यक्ति बिना किसी गहरे भावनात्मक जुड़ाव के ऐसा जीवन जीने लगता है तो स्रोत के अनुसार वो पल पल मर रहा होता है। ये बहुत गहरी बात है। और यहाँ जो सबसे बड़ा प्रतिमान बदलाव या जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं वो ये है कि लेखक प्रेम को सिर्फ एक कोमल भावना नहीं मानते, वो इसे सीधे तौर पर शक्ति या पावर कहते हैं। अच्छा। हाँ, इस टिप्पणी का सार ही यही है कि प्रेम का अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मुझे यहीं पर थोड़ा रुकना होगा और इस विचार पर सवाल उठाना होगा। बिल्कुल, पूछिए। क्योंकि अगर हम आज के समाज के नजरिए से देखें तो प्रेम को अक्सर एक कमजोरी माना जाता है। मतलब शक्ति का मतलब तो दुनिया के लिए कुछ और ही है। सत्ता, रुतबा, कॉर्पोरेट सीढ़ियां चढ़ना और बैंक खातों में जमा अकूत संपत्ति। हाँ, सबसे बढ़कर तो वही है। तो लोग प्रेम को शक्ति के रूप में क्यों नहीं देख पाते? ये पूरा समीकरण इतना उल्टा कैसे हो गया? देखिए, ये भ्रम मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी दार्शनिक भूल है। अच्छा। हाँ, और लेखक ने इस भूल को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पकड़ा है। टिप्पणी में साफ लिखा है, पर आदमी ने धन को शक्ति समझ लिया है। अब अगर हम इस बात की गहराई में जाएं कि ऐसा हुआ क्यों, तो इसका सीधा संबंध मानव मनोविज्ञान और हमारी सुरक्षा की भावना से है। मतलब हम हमेशा से डरते आए हैं। बिल्कुल, इंसान हमेशा से अनिश्चितता से डरता है और अपने जीवन पर नियंत्रण, एक तरह का कंट्रोल चाहता है। हाँ, वो तो है। और धन एक ऐसी चीज है जिसे गिना जा सकता है, तिजोरी में बंद किया जा सकता है, उससे चीजें खरीदी जा सकती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही ठोस और दृश्यमान चीज है जो एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है। हाँ, एक तरह का भ्रम कि अगर कल कोई संकट आता है तो वो बैंक बैलेंस उस संकट से बचा लेगा। लेकिन प्रेम के साथ ये कंट्रोल वाला लॉजिक काम नहीं करता है ना? एकदम नहीं। क्योंकि प्रेम में असुरक्षा होती है, वल्नरेबिलिटी होती है, उसमें समर्पण की ज़रूरत होती है। उसे बैंक में किसी फिक्स डिपॉजिट की तरह रखा तो नहीं जा सकता। एकदम सही कहा आपने। प्रेम को तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता। और क्योंकि इंसान उस भावनात्मक असुरक्षा से डरता था, उसने धीरे धीरे आसान रास्ता चुन लिया, धन का रास्ता। हाँ, उसने कागज के टुकड़ों और डिजिटल नंबरों को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का जो परिणाम हुआ वो बेहद विनाशकारी रहा। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है?
इस सामग्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति हमें बताती है, और धन ने जीवन से प्रेम को छीन लिया है। ओहो। ये महज एक घटना नहीं है, ये एक सीधा कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट है। तो जैसे जैसे इंसान ने धन को अपनी प्राथमिक शक्ति मान लिया, उसने उन रिश्तों को, उस समय को और उस ऊर्जा को पीछे छोड़ दिया जो प्रेम को सींचने के लिए जरूरी थी। तो मूल रूप से अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इंसान ने एक ऐसा किला बनाया है जिसकी दीवारें तो सोने की हैं, लेकिन अंदर रहने वाला इंसान भावनात्मक रूप से पूरी तरह सूख चुका है। उसने सुरक्षा के साधन तो जुटा लिए, लेकिन जिस जीवन को सुरक्षित करना था वही खो दिया। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है, और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यही कारण है कि जब प्रेम चला जाता है तो असली शक्ति चली जाती है। और बिना शक्ति के जो स्थिति बनती है उसे ही लेखक ने मृत्यु कहा है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें आज का समाज फंसा हुआ है। तो धन के भ्रम ने उस एकता को खत्म कर दिया जो प्रेम से पैदा होती थी। हाँ, और बिना उस एकता के जो बचा वो जीवन नहीं है, वो बस एक चलता फिरता खालीपन है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो ये तथाकथित शक्ति या पावर असल में काम कैसे करती है, मतलब इसका व्यवहारिक रूप क्या है? स्रोत के लिए एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय मॉडल पेश करता है। गणितीय मॉडल? कैसा मॉडल? संयुक्त परिवार का मॉडल। लेखक एक 20 लोगों के परिवार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शक्ति का अर्थ परिवार की एकता है। अच्छा, अगर उस 20 लोगों के परिवार में प्रेम है तो हर एक व्यक्ति के भीतर उन पूरे 20 लोगों की शक्ति समाहित हो जाती है। यही सच्चा जीवन है। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आधुनिक तकनीक का एक विचार आया। क्या हम इसे एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर नेटवर्क या क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह देख सकते हैं? अरे वाह, यह तुलना तो बहुत ही प्रासंगिक है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, मैं सोच रही थी कि अगर किसी एक सर्वर पर अचानक से बहुत ज्यादा लोड या ट्रैफिक आ जाए तो वो क्रैश हो सकता है। बिल्कुल, सिस्टम डाउन हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्लाउड नेटवर्क में क्या होता है कि वो लोड तुरंत बाकी 19 सर्वरों पर बढ़ जाता है और पूरा सिस्टम बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। लेकिन अगर कोई एक सर्वर ये सोचकर उस नेटवर्क से अपना कनेक्शन तोड़ ले कि वो अकेले ही काफी शक्तिशाली है, तो जरा सा भी अनपेक्षित ट्रैफिक आने पर वो अकेला सर्वर तुरंत क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या उस 20 लोगों के परिवार का गणित भी ऐसा ही है? ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। उस सामूहिक परिवार का गणित बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब किसी एक व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी सफलता या खुशी आती है तो वो खुशी 20 गुना हो जाती है, क्योंकि उसे साझा करने वाले 20 लोग हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई संकट, कोई बीमारी या दुख आता है तो वो 20 अलग अलग कंधों पर बंट जाता है। यानी किसी एक व्यक्ति के दिमाग या शरीर पर इतना भार नहीं पड़ता कि वो टूट जाए। एकदम सही। और इसी साझा भावनात्मक नेटवर्क को लेखक सच्चा जीवन कहते हैं। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ इस तर्क में एक कमी नजर आ रही है, या कह ले कि एक बड़ा सवाल उठ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा आदर्शीकृत या रोमांटिसाइज्ड नहीं है? मतलब आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म का उदय कोई रातों रात हुई घटना तो नहीं थी ना? ये बात तो है। कई बार ये सामूहिक ढांचे, ये जो बड़े संयुक्त परिवार होते हैं, ये इंसान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचल देते हैं। लोग अक्सर इन ढांचों में घुटन महसूस करते हैं। तो क्या हर संयुक्त परिवार सच में शक्ति का ही स्रोत होता है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि आपका सवाल बहुत ही गहरा और वाजिब है। और इसका जवाब देने के लिए हमें स्रोत के उस एक शब्द पर वापस जाना होगा जो इस पूरी व्यवस्था की नींव है। कौन सा शब्द? प्रेम। अच्छा। लेखक महज 20 लोगों के एक छत के नीचे रहने को शक्ति नहीं कह रहे हैं। यानी सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। बिना प्रेम के केवल सामाजिक दबाव या मजबूरी में साथ रहना तो वो उस सर्वर नेटवर्क की तरह है जहां सारे तार उलझे हुए हैं। हाँ, डेटा करप्ट हो रहा है और सिस्टम अंदर ही अंदर जल रहा है। टिप्पणी स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देती है कि शक्ति केवल तभी उत्पन्न होती है जब वो समूह प्रेम के धागे से जुड़ा हो। आधुनिक समाज की त्रासदी यह नहीं है कि लोग घुटन भरे ढांचों से बाहर निकलें। तो त्रासदी क्या है? त्रासदी यह है कि कुछ खराब अनुभवों के कारण या महज आर्थिक आजादी के अहंकार में हमने सामूहिक प्रेम के उस पूरे नेटवर्क को ही अनावश्यक मान लिया,
लेखक ने व्यक्तिगत ताकत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये सोचने वाली बात है। मतलब जिसे आज आधुनिक दुनिया में आत्मनिर्भरता या इंडिपेंडेंस कहकर इतना महिमा मंडित किया जाता है, वह असल में एक तरह का भावनात्मक अलगाव, इमोशनल एम्प्यूटेशन हो सकता है। समाज ने तो ये मान लिया है कि अगर कोई अपना किराया खुद दे सकता है, अकेले रह सकता है, तो वो जीवन में सफल है। हाँ, लेकिन ये सफलता एक बहुत बड़े वैक्यूम या शून्य को जन्म देती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये जो 20 लोगों का आदर्श नेटवर्क है, इसे नष्ट कौन करता है? यही वह बिंदु आता है जहां धन इस पूरी कहानी में मुख्य विघटनकारी तत्व यानी डिसरप्टिव एलिमेंट की भूमिका निभाता है। धन। हाँ, स्रोत में बहुत ही चुभने वाले शब्दों में लिखा है कि धन ने 20 लोगों के परिवार को 20 टुकड़ों में बांट दिया है। बाप रे। ये बंटवारा सिर्फ ईंट पत्थरों या जमीन के टुकड़ों का नहीं है, ये उस सामूहिक शक्ति का बंटवारा है जिस पर हमने अभी चर्चा की। लेकिन ये बंटवारा होता कैसे है? मतलब धन ऐसा क्या करता है इंसान के दिमाग में कि वो उस सुरक्षा जाल को ही काट देता है जो उसे बचाए हुए था? देखिए, धन हमेशा अपने साथ एक विशेष प्रकार का मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आता है। कैसा बदलाव? अहंकार और स्वामित्व यानी ओनरशिप की बहुत तीव्र भावना। ये मेरा है वाली भावना। बिल्कुल। जैसे जैसे धन बढ़ता है, ये मेरा है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, ऐसी भावनाएं बहुत प्रबल होने लगती हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। और ये मानवीय स्वभाव है कि जहां मेरा हावी हो जाता है, वहां हमारा अपने आप से कुड़ने लगता है। सही बात है। धन इंसान को ये भ्रम देता है कि क्योंकि वो सेवाओं को खरीद सकता है, जैसे कोई केयरटेकर रख लिया या अस्पताल का सबसे महंगा कमरा बुक कर लिया, इसलिए उसे अब उस सामूहिक भावनात्मक सहयोग की जरूरत ही नहीं है। और जब ये बंटवारा हो जाता है, मेरा मतलब है जब वो व्यक्ति उस 20 लोगों के नेटवर्क से खुद को अनप्लग कर लेता है, तब असल में क्या होता है? स्रोत इस स्थिति को मानव अस्तित्व की सबसे बड़ी हार मानता है। टिप्पणी में साफ लिखा है, जब आदमी 20 टुकड़ों में बंट जाता है, तब आदमी अकेला हो जाता है। ये आधुनिक शहरी जीवन की बहुत ही सटीक और डरावनी तस्वीर है। बिल्कुल, लोग अपने अपने अलग महंगे अपार्टमेंट्स में बैठे हैं। सोशल मीडिया पर उनके हजारों आभासी कनेक्शंस हैं। हाँ, वर्चुअल दोस्त हैं। दुनिया की हर सुविधा एक क्लिक पर है। लेकिन जब रात के 2 बजे कोई असली, कोई गहरा भावनात्मक संकट आता है, तो उनके पास ऐसा कोई नहीं होता जो बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़ा हो सके। स्रोत की जो अगली पंक्ति है ना, वो इस अकेलेपन को और भी गहरे स्तर पर ले जाती है। कौन सी पंक्ति? उसमें लिखा है, और अकेला अर्थात खाली, खाली अर्थात जो शक्ति विहीन है। बहुत गहरी बात है। ये बहुत ही विरोधाभासी है। मतलब जो इंसान अपनी नजरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन रहा था पैसे कमाकर, वही इंसान दर्शन के नजरिए से सबसे कमजोर बन गया है। बिल्कुल। और इस शक्तिहीन और पूरी तरह से अकेले पड़ जाने की अवस्था को ही स्रोत में मानसिक मृत्यु का नाम दिया गया है। मानसिक मृत्यु। हाँ, व्यक्ति अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमित व्यक्तिगत ऊर्जा पर निर्भर है। दुनिया की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और वो उन सब का सामना अकेले कर रहा है। उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ अपने उस छोटे से अकेले अस्तित्व को बचाने में खर्च हो रही है। तो वो अंदर से सूख चुका है। हाँ, क्योंकि उसे वो भावनात्मक पोषण नहीं मिल रहा जो समूह के उस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से मिलता था। इस मानसिक मृत्यु को बेहतर ढंग से समझने के लिए ना, स्रोत के अंत में एक बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले रूपक का इस्तेमाल किया गया है। जी, एक 4 पहियों वाला वाहन का रूपक। हाँ, क्या हम इस एनालॉजी को थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल। ये रूपक इस पूरी अमूर्त दार्शनिक बहस को एक बहुत ही ठोस आधार देता है। स्रोत कहता है, जैसे वाहन का एक पहिया खराब हो जाए तो शेष 3 पहिए भी किसी काम के नहीं होंगे। अब इसे इंसान के जीवन और उस परिवार के संदर्भ में देखिए जिस पर हम बात कर रहे थे। मतलब अगर मैं इसे ऐसे देखूं, चाहे उस गाड़ी का इंजन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हाँ, मान लीजिए उस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए आ गए हो, करियर बहुत शानदार हो, दुनिया में बहुत नाम हो, बिल्कुल, लेकिन अगर जीवन रूपी गाड़ी का एक बुनियादी पहिया यानी उसका परिवार, उसकी सामूहिक एकता और प्रेम निकल गया है या टूट गया है, तो वो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। वे बाकी के 3 पहिए, करियर, पैसा और रुतबा वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। और जो व्यक्ति धन के अहंकार के कारण अपने उस पारिवारिक ढांचे से अलग हुआ है, वो स्वयं उस गाड़ी का एक खराब पहिया बन चुका है। वो अपनी अलग दिशा में लुढ़कने की बहुत कोशिश करता है, दिखावा करता है कि वो सफल है। हाँ, लेकिन बिना बाकी पहियों के संतुलन के, बिना उस सामूहिक चेतना के, वो बस जिंदगी में धक्के खाता रहता है।
उसका जीवन संतुलित गति से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि महज घिसटता है। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। जब एक पहिया अलग होता है तो सिर्फ उस अकेले पहिए का नुकसान नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं, वो उस पूरी गाड़ी को, यानी उस पूरे परिवार को भी पंगु बना देता है। एकदम सही। जो परिवार पहले 20 लोगों की शक्ति से चल रहा था, अब वो 19 लोगों का रह गया है। दोनों ही पक्ष उस पूर्णता से वंचित हो गए हैं। और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई दुनिया की कोई भी आर्थिक सफलता नहीं कर सकती। 20 लोगों की सामूहिक ऊर्जा का 20 अलग अलग टुकड़ों में बंट जाना केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्षय है, एक बहुत बड़ा लॉस है। सही बात है। और यही कारण है कि लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमने धन कमाने की अंधी दौड़ में जीवन का सबसे बड़ा सौदा घाटे में किया है। हमने शक्ति के स्रोत को ही शक्तिहीनता का कारण बना लिया है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के निष्कर्ष पर नजर डालें तो आज हमने सच में जीवन और मृत्यु के स्थापित पैमानों को पूरी तरह से उलटते हुए देखा है। बिल्कुल। इस छोटी सी लेकिन बेहद प्रभावशाली टिप्पणी के माध्यम से ये समझ में आया कि अस्पताल के मॉनिटर पर दिखने वाली वो सपाट रेखा मृत्यु की शुरुआत नहीं है, वो तो केवल अंतिम परिणाम है। हाँ, असली मृत्यु तब घटित होती है जब जीवन से, रिश्तों से और इंसान के भीतर से वो सामूहिक प्रेम सूख जाता है। और साथ ही हमने उस सबसे बड़े भ्रम को भी तो तोड़ा जिसे पीढ़ियों से पाला और पोसा जा रहा है, धन का भ्रम। हाँ, धन हमें भौतिक सुरक्षा का एक बहुत ही मजबूत लेकिन झूठा एहसास देता है। लेकिन असली शक्ति, जिसे लेखक पावर कहते हैं, वो सामूहिक चेतना है। वो भावनात्मक सुरक्षा जाल है जो एक संयुक्त और प्रेमपूर्ण परिवार से आता है। जब धन का अहंकार उस एकता को तोड़ता है तो इंसान आजाद नहीं होता, बल्कि वो मानसिक रूप से मृत हो जाता है। ये चर्चा श्रोताओं के लिए, हम सभी के लिए रुक कर ये सोचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। मतलब जो लोग खुद को सफल मानते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर करती है ये बात। बिल्कुल। रोजमर्रा के उस तेज तरार दौड़ में जहां लोग सुबह से रात तक सिर्फ नंबर और बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हैं, क्या वे सच में शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं या महज धन बटोरकर खुद को उस गाड़ी के टूटे हुए पहिए की तरह बना रहे हैं? हाँ, भीड़ में बिल्कुल अकेला और अंदर से खाली। यह आत्ममंथन आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये जांचना बहुत जरूरी है कि कहीं सफलता की सीढ़ी तेजी से चढ़ने की धुन में इंसान अपना वो इकलौता सुरक्षा जाल तो नहीं काट रहा जो उसके थकने या गिरने पर उसे संभालने वाला था। बिल्कुल। और इसी गहरे विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहते हैं जो इस पूरे विश्लेषण से स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। जी। जरा सोचिए, यदि धन अपने स्वभाव से ही एक परिवार को टुकड़ों में बांटने की प्रवृत्ति रखता है, तो क्या आज की इस आधुनिक दुनिया में वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और परिवार का सामूहिक प्रेम कभी सच में एक साथ सह अस्तित्व कर सकते हैं? क्या ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? यह बहुत ही मुश्किल सवाल है ना? क्या कोई इंसान एक ही समय में आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है और साथ ही भावनात्मक रूप से अपने परिवार के नेटवर्क से गहराई से जुड़ा भी रह सकता है? या फिर क्या इंसानियत को अपनी व्यक्तिगत सफलता की कीमत हमेशा अपनी सामूहिक मानसिक शक्ति को दांव पर लगाकर ही चुकानी पड़ेगी? क्या आधुनिक जीवन में समृद्धि का मतलब अनिवार्य रूप से अलगाव ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर उस इंसान को करना होगा जो आज शक्ति की तलाश में दौड़ रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।